और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। और जो पूरा मोदी जी ने विकास का काम तो पहले से ही चालू कर दिया। ये पूरा पुलिस कोऑर्डिनेशन का काम, मॉडर्नाइजेशन का काम, रिटायर्ड नक्सलियों को पुलिस फोर्स में लेने का काम, इनके कोऑर्डिनेशन का काम, खुफिया एजेंसी के साथ, ये सब 20 अगस्त को डिजाइन करेंगे। तो फिर इतनी देर क्यों लगी? बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूं, मान्यवर, बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है, एलिगेशन है, हाँ एलिगेशन, समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। मान्यवर, जनवरी 2024 में पूछ के मान्यवर, 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली। उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषित किया था कि 21 मार्च 2026 को ये नक्सलवाद पूरे देश से हम समाप्त करें। और उसके बाद जो हुआ वो मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, सुरक्षा घेरे में हमने बढ़ोतरी करी। मोदी जी के 11 साल में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बने। नक्सल प्रभावित जिले जो 14 में 126 थे, आज सिर्फ 2 बचे। मोस्ट इफेक्टेड जिले 2014 में 35 थे, आज 0 है। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन जो 350 थे, आज 7 है। कैंप पिछले 6 साल में 406 नए सीएपीएफ के कैंप बनाए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए, 400 बुलेट प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां हमारे जवानों को दी गई, 5 अस्पताल हमारे जवानों के लिए बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई। मान्यवर, परिणाम क्या हुआ?
यहां बहुत सारे सांसदों ने कहा कि मारना नहीं चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। मैं आंकड़े उनके लिए पढ़ रहा हूं। 24, 25 और 26 इसका संयुक्त आंकड़ा मान्यवर में पढ़ता हूं। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और आप हमें संवाद की बात कर रहे हो? 4839 सरेंडर हुए, 2218 जेल में गए हैं और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं देते थे, इनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है। मान्यवर, हमने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों का उपयोग किया है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सटीक निगरानी और ढेर सारे टेलीफोन बिलों का विश्लेषण करा है। लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स, सोशल मीडिया एनालिसिस, फोरेंसिक और तकनीकी संस्थानों की सहायता लेकर ये पूरे अभियान का हमारे गृह मंत्रालय ने नेतृत्व किया है। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट का उपयोग, इमेजिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिसिस से ये सफलता मान्यवर प्राप्त हुई है। मान्यवर, कई ऐसे अभियान भी चले जिसने बड़े बड़े क्षेत्र क्लियर कर दिए। अगर मैं नहीं बोलता हूं तो हमारे जवानों के लिए अन्याय हो जाएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2022 में चला, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बिहार में चला। ऑपरेशन डबल वुड गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में चला। 8 से 25 फरवरी तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए। 2022 में चला। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म झारखंड के सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले में 1 से 3 सितंबर 22 में चला। ऑपरेशन भीमबंद मुंगेर जिले के जून व जुलाई 22 में चला। ऑपरेशन चक्रबांधा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में 22 में चला। और ये सारे एरिया मान्यवर इससे मुक्त हो गए। मान्यवर, एक ऑपरेशन की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में 50 किलोमीटर लंबी और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी पर इन्होंने अपना एक परमानेंट कैंप बनाया था। 5 साल लड़ सके इतना असला, इतने हथियार, सोलार से वहां लाइट की व्यवस्थाएं, ढेर सारी आईडी बनाने की फैक्ट्रियां और 5 साल का अनाज वहां पर भरा था। 400 से 500 कैडर वहां पर एकत्रित थे। और मान्यवर, मैं आज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी थी मान्यवर। 45 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ पर था। पत्थर 10 बजते बजते गर्म हो जाता था। शरीर में से 2 लीटर 3 लीटर पसीना बह जाता था। हम जवान को पीने के लिए रेशनिंग में 300 ग्राम पानी देते थे। जवानों ने उफ नहीं की मान्यवर। 21 दिन तक ऑपरेशन चला। 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए। बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए। और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत कर। मैं आज भी बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े भाव के साथ
सीए बोलता, सुनिए ना, आगे सुनिए ना। कोई मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा है। ओवैसी जी कह रहे हैं ग्रेहाम का भी रोल है, मगर हमें तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से ना बोल दी थी कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जो नीचे आए इसको रोका है, ऊपर नहीं आए मान्यवर। और ये आज जो 2024 की इनकी मुख्य कैडर है मान्यवर, इसकी स्थिति आज मैं बताना चाहता हूं। सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर 2024 की शुरुआत में कुल 21 थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। 21 थे, एक पकड़ा गया है, 7 सरेंडर हुए हैं, 12 मारे गए हैं और एक फरार है, उसके साथ भी वार्ता चल रही है। मुझे लगता है वो भी जल्दी सरेंडर कर देंगे। तो 21 के 21 सेंट्रल कमिटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और केंद्रीय व्यवस्था उनकी टूट चुकी। दंड कार्यालय में 27 स्टेट कमिटी थी, 27 की स्टेट कमिटी थी, 3 अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और 2 से बातचीत चालू हुई है। वो भी 37 के 37 लोग दंडकारणीय जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी वो समाप्त हो चुकी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी स्टेट कमेटी 3 सरेंडर कर गए, 3 की ही बची थी। ओडिशा 4 बचे थे, 1 सरेंडर करा, 3 मारे गए। ओएससी ओडिशा 5 सरेंडर करे, 5 मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब रीजन ब्यूरो अरेस्ट 1 हुआ, 3 मारे गए, 1 फरार है, खाली मान्यवर 1 ही फरार है, तो 6 के 6 हो गए। और तेलंगाना में 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, 1 भी नहीं बचा है। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर, बसवराजू इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। मान्यवर, मुख्य हथियारी माओवादी समाप्त हो चुके हैं। मान्यवर, हमने एकदम ल्यूक्रेटिव पुनर्वसन पॉलिसी को भी अपनाया है। मान्यवर, आत्मसमर्पण की प्रोत्साहन राशि 50,000 घोषित की गई है। सामूहिक सरेंडर पर दुगना कर देते हैं। मोबाइल सबको सरकार की ओर से देते हैं। हथियार जमा कराने पर और मुआवजा देते हैं। पुनर्वसन केंद्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट का वितरण करते हैं। 10,000 रुपया प्रति माह 36 माह तक हम उनको देते हैं। सभी को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गिफ्ट दी है।
नक्सल मुक्त पंचायत होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और मान्यवर, हमने कैंप लगाए हैं सरेंडर के। मैं आज इस सदन को बड़े संवेदनशीलता के साथ बताना चाहता हूं, मैं गया हूं वो कैंपों में। मान्यवर, कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वो कैंप में सालों तक हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों को सामान्य मानवीय नागरिक बनाने का प्रयास करें। वहां जाते हैं साहब, आंख में आंसू हो जाए ऐसे दृश्य खड़े होते हैं। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं, क्यों रो रही हो? कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मान्यवर, लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते, मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहां पर बस्तर में मान्यवर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनके माँ बाप को मिलने के लिए ले जाते हैं। खुद तो माँ बाप के आशीर्वाद लेते हैं और नए जीवन की आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ लोग माँ बाप को पीटने लगते हैं, क्यों दे दिया हमने नक्सलियों को, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। 25-25, 30-30 साल तक न पढ़े न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, ना रात देखा ना दिन देखा, पूरा जीवन इनका तबाह हो गया। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूं मान्यवर, कर्मों में मानता हूं। जिन्होंने भी शब्द से भी प्रचिन्न समर्थन नक्सलाइटियों का किया है, वो सब इस पाप के इतने ही भागीदार है जितना बंदूक लेकर घूमे। मान्यवर, इनकी नौकरी और रोजगार के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए। मान्यवर, कौशल केंद्र बनाए, 12वां इनके बच्चों के लिए 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा करी है। महिलाओं को 2 लाख का और पुरुषों को 5 लाख का ऋण की व्यवस्था है। वहां बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम, इसके माध्यम से संस्कृति और खेल का हम बढ़ावा कर रहे हैं। और वहां पर अब 1,20,000 कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भागीदारी ली और 5,50,000 आदिवासी खेल खेले। मेरा तो विपक्ष के सभी उन सदस्यों से विनती है कि जो इसको न्याय की लड़ाई कहते हैं, वो बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक में जाएं। मान्यवर, मेरे घर पर जिनके पैर उड़ गए, हाथ कट गए, आंख चली गई, ऐसे लोग आए थे, नाश्ता किए थे। मैं जानता हूं उनकी वेदना। राष्ट्रपति जी ने भी उनको बुलाया था, कभी 1 घंटा तो उनके लिए निकालो भाई। इन पर जुर्म डालने वाले के लिए भाषण करने के लिए आपके पास बहुत समय है। वो जुर्म का परिणाम देखने के लिए 1 घंटा निकालिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मान्यवर, आज मैं यहां पर अंत में 2070 से नक्सली आतंक क्यों चला, इसके तय में भी जाना चाहता हूं। मान्यवर, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तब
एक NAC बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। PM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हमने सुनी थी, पार्लियामेंट में बहस के दरमियान सदस्य एडवाइस दे वो भी सुना था। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम खड़ा किया गया जो देश के कानून बनाता था। इस फोरम में कौन था मान्यवर? सोनिया जी इसकी अध्यक्ष थी, हर्ष मंदर इसके सदस्य थे। उनके NGO अमन वेदिका में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। और मान्यवर NAC देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा वो कहते थे नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। ये प्रच्छिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। शबनम हाशमी, राम पुनानिया, उषा रामनाथन, NC सक्सेना, जीन ड्रेज, फराह नकवी और मान्यवर एक विनायक सेन, वो 2010 में अदालत द्वारा दोषी पाए गए, फिर भी प्लानिंग कमीशन की हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनको रखा गया। और जयराम रमेश ने एक महेश राउत को, जो नक्सली था, उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और मान्यवर ये नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, EAS शर्मा, ये सारे लोग सलवा जुडम के केस के साथ भी जुड़े थे। मान्यवर जब देश के सर्वोच्च सत्ता के केंद्र सरकार की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो PM के भी ऊपर थी, इसके सदस्य अगर नक्सलवाद के समर्थक हो तो आप मुझे बताइए मान्यवर किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा, कैसे टूटेगा? और एक कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये भाग नहीं सकते मान्यवर, ये तो इतिहास है। और जो लोगों को विरोध है मेरी बात की, कल आने वाले दिनों में सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएगी जो आपके कारनामों से भरी हुई होगी। कैसे भागोगे? लोकतंत्र के अंदर किसी का आवाज दबाया नहीं जाता। मान्यवर 2011 में मनमोहन सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप लॉन्च की। मान्यवर उनका काम युवाओं को एक्सपोजर देना था। इसमें एक महेश राउत फेलो बने जो महाराष्ट्र पुलिस के नक्सलियों के साथ संबंध के चलते महाराष्ट्र पुलिस के केस में जेल में गए। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने की हुई प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप जब लॉन्च हुई तो उसका एक बेनिफिशियरी नक्सलवादी है, तो नक्सलवादियों के हौसले भला कैसे टूटेंगे?